आज हमारे बीच मुंबई के ख़ास मेहमान, रोज़नामा इनकलाब के कॉलम नवीस, तकरीबन 27 बरसों से मुख्तलिफ़ अखबारात में करियर काउंसलिंग के साथ साथ करियर गाइडेंस फ्राहम करने वाले सलीम अलवारी साहब मौजूद हैं। सलीम अलवारी साहब न सिर्फ करियर काउंसलर हैं, बल्कि इसके साथ साथ समाजी शख्सियत भी है और समाज के मुख्तलिफ़ उमूर पे आपने हमेशा रहनुमाई फ्राहम की है। इस वक्त जबकि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और नौजवान नस्ल मुख्तलिफ़ सवालों के साथ उलझी हुई है, आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे एजुकेशन के उन मामलात पर जिससे आज नई नस्ल जूझ रही है। सलीम भाई, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। जी जी। हम मुख्तलिफ़ अखबारात में, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि हमारा यूथ जो है वो इस तरह की कैफियत में मुबतला है। मैं चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से अपने कॉलम्स के ज़रिए बच्चों की रहनुमाई की है, आज इस मईशत के चैनल के ज़रिए जो है आप वो उस पैगाम को आम करें जिस पैगाम को आप आम करते रहें। पहली बात, आपने जो इस्तराबी कैफियत की बात की है नौजवानों की, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए मीडिया के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं। हम सोशल मीडिया को, जिसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ऐसी बातें फैला रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, या ऐसी बातें फैला रहे हैं जिससे नफसियाती तौर पर हमारे नौजवानों के हौसले पस्त हो सकते हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारा जो मीडिया है बहुत बहुत छोटा सा ही सही, एक तो जो अखबारात हैं, उसके अलावा वो तमाम अखबारात और वो चैनल जो हमारे मैसेजेस को हमारी कम्युनिटी तक पहुँचा रहे हैं, हमारे नौजवानों तक पहुँचा रहे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह की कोई भी ख़बरें शाया न हों, इस तरह की कोई भी ख़बरें जारी न की जाएँ जो जिससे कि हमारे नौजवानों के हौसले पस्त हों। और दूसरी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि 1994 के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, जिसे हमने टर्निंग पॉइंट कहा था तालीमी लिहाज से, जो बेदारी आई थी महाराष्ट्र में और जो बेदारी आई थी मुल्क में, उसके दूसरे हिस्से को मैं समझता हूँ, पार्ट 2 को मैं समझता हूँ कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो लोग उस वक्त मैदान में डटे हुए थे, वही लोग, वही पूरी टीम आज भी मैदान अमल में है। और मैं तमाम लोगों से बशमूल अपने आप से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पूरी ताकत से एक बार फिर हम अपने नौजवानों की रहनुमाई, हम अपने नौजवानों की तरगीब में लग जाएं, ताकि हमारा जो नौजवान है वो एक अपना एजेंडा तय करे। वो ये समझे कि इस मुल्क में अगर इज़्ज़त से जीना है तो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के उसूल में अपनी पूरी ताकत लगाए, और हर जगह पर, हर महकमे में, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, हर जगह पर वो अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं। इससे क्या होगा कि हमारे साथ जो तासुब बढ़ता जाता है, मैं ये नहीं कहता कि तासुब नहीं बढ़ता जाता, लेकिन जो तासुब बढ़ता जाता है वो यकीनी तौर पर वो कम होगा, और हमारे नौजवानों की हर जगह और हमारे लोगों की हर जगह मौजूदगी से जो है वो हमारे जो दूसरे नौजवान हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हौसला मिलेगा, हमारी बच्चियों को हौसला मिलेगा। और जो इस वक्त जो जिस कैफियत से हमारा नौजवान गुजर रहा है वो बिल्कुल उससे बाहर आ जाएगा। और एक ये है कि आपने एम्प्लॉयमेंट पर ख़ास तौर से एक सिलसिला है आपका जी कि कहीं भी किसी भी इदारे में जी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और आपने अपने कॉलम्स में उसका शामिल किया। जी, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैं जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये है जी कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि एक माहौल ऐसा है जहाँ पे तासुब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे तासुबी माहौल में जी, हमारे तलबा किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? देखिए, 25 साल पहले के भर्ती के तरीक़ेकार में और आज के भर्ती के तरीक़ेकार में बहुत नुमाया फ़र्क आया है। उस वक्त जो मुसाबिकती या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते थे, उसकी जांच पड़ताल जो होती थी वो मैनुअल होती थी, और उस वक्त जो है वो जवाबी पर्चों पर
स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखा होता था, उसमें पता चलता था कि ये बच्चा कौन है, ये मुस्लिम है या इसकी कास्ट क्या है। अभी बारकोड का इस्तेमाल हो रहा है और अभी जो है पर्चों की जांच, जो MCQ जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसकी जांच भी जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए की जाती है। तो तासुब के इम्कान बहुत ही कम हैं। इंटरव्यू लेवल पर बड़ी एग्जामिनेशंस में देखिए, ग्रेड A लेवल पर जो सिविल सर्विसेज वगैरह के जो इम्तहानात होते हैं या जो MPSC के इम्तहानात होते हैं उसमें तासुब की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अलावा तमाम जो इम्तहानात हैं ग्रेड B, ग्रेड C और D में सन 2000 से जो है वो उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने इंटरव्यू का सिस्टम जो है वो पर्सनल इंटरव्यू का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मरहले के इम्तिहान के ज़रिए भर्ती हो रही है और मैंने बहुत ज़बरदस्त तब्दीली भी देखी है। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि IB में ये हमारे नौजवान हमेशा ये कहते थे कि IB में हमारे लोगों को मौका नहीं दिया जाता था। मैंने इस बहुत बड़ी मुसलसल मैंने कोशिश की कि हमारे बच्चे जो है नौजवान जो है IB में दरख्वास्तें देते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह अब हर इम्तिहान में जब भी IB की कोई भर्ती होती है उसमें मुंतखब नौजवानों की जब हम फहरिस्त देखते हैं तो उसमें 2, 4, 6, 7 नाम हमारे ज़रूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस महकमे के बारे में ये कहा जाता था कि इसमें मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता था, उसमें चंद साल कबल IB के जो सरबराह हैं वो एक मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनका नाम मोहम्मद आसिफ था। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट्स की जो वैकेंसीज़ आती हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की वैकेंसीज़ की तैयारी जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए जिसमें बआसानी जो है हमारे तलबा इनरोल हो सकते हैं? जो मास वैकेंसीज़ होती है उसके लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को कोशिश करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। UPSC के लिए हमारे बहुत सारे लोग और बहुत सारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं। लेकिन बेहतरीन नताइज आने के बावजूद भी हम कितने बच्चों को बेच पाते हैं सिविल सर्विसेज में या MPSC में? 60 बच्चे, 65 बच्चे। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम जो UPSC या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो इम्तिहान होता है जिसमें 12,000 14,000 वैकेंसीज होती है, उस पर हम अगर फोकस करें तो मैं समझता हूँ कि हर साल हम लोग कम से कम 500-700 बच्चे अलग अलग जो महकमे हैं उसमें इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स के लिए हम अपने नौजवानों को भेज सकते हैं। और वो भी बड़ी मुलाजमत है, जो सरकारी मुलाजमत जो होती है वो बहुत बड़ी मुलाजमत कहलाती है, चाहे वो क्लर्क की हो या UDC की हो, इंस्पेक्टर हो या ऑफिसर। एक चीज़ जो कम्युनिटी के अंदर बहुत मिस की जाती रही है और कम से कम मुंबई की सतह पर हम ये कह सकते हैं कि उसका आगाज़ भी हुआ है, वो करियर काउंसलिंग की है कि बच्चे को पहले ही उसकी काउंसलिंग की जाए, एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए उसको देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए कि हमारा बच्चा किस लायक है। दूसरे शहरों में ये चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस सिलसिले में? देखिए ऐसा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गांव देहात के बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं होती। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों से हुकूमत महाराष्ट्र ने कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में के बच्चों की काउंसलिंग की जाए। और मैंने देखा एप्टीट्यूड टेस्ट और काउंसलिंग का जो तरीक़ेकार है, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है, वो जिन टीचरों ने वो ट्रेनिंग अच्छे से ली है वो बच्चों की बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल टीचर पर होता है कि वो अपने मजमून में या अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह वो निभा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस वक्त नहीं रह गया है शहर की ज़िंदगी में, शहर की एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में और देहात की एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में। और दूसरी बात, जो देहात में बच्चे जो रहते हैं या जो पढ़ते हैं उनके लिए एक एडवांटेज ये होता है कि उनके पास वक्त बहुत है, वो अगर चाहें तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। और जो नताइज देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ, जो सिविल सर्विसेज के जो हैं या जो MPSC की बात कीजिए या दूसरे जो है, वो छोटे छोटे शहरों के बच्चे जो है वो कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं। अगर हम 25-30 सालों के नताइज पर अगर गौर करें तो बॉम्बे से बमुश्किल ये समझिए कि 4 या 5 बच्चे सिविल सर्विसेज क्रैक कर सके। हालांकि इंजीनियरिंग और मेडिसिन्स में हमारे बच्चों की बहुतात है, बहुत सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चों ने हमारे यहाँ से मेडिकल किया है, MBBS किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अलग अलग मज़ामीन में मेडिकल में, और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की है। अभी गुज़श्ता दिनों में एक सेरेमनी में गया था जिसमें इस साल जो डॉक्टर्स बने
उनको फेलिसिटेट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। तो आपको भाई ताज्जुब होगा कि जिन 30 बच्चों की हौसला अफजाई की गई थी, जिनको मदऊ किया गया था, जो तशरीफ़ फरमा थे उसमें 28 लड़कियां थी और महज 2 लड़के थे। तो इस गैप को भी पूरा करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वरना और आगे चलकर समाजी मसला पैदा हो सकता है। तो ये यानी कि इस वक्त कम्युनिटी के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है कि लड़कियां सबकत ले जा रही हैं एजुकेशन में, और उसके बिलमुकाबिल लड़के जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या समझ में आती है? उसकी असल वजह ये है कि हमारी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला, बहुत ईमानदारी से मिला। आज से 20 साल 25 साल पहले हमारी लड़कियों को इतने मौके नहीं मैसर थे जितने आज हैं। आज तमाम वालिदैन ये सोच रहे हैं कि उनकी लड़की पढ़े, और करियर डेवलपमेंट का जो ज़ौक़ है और जो शौक़ है वो लड़कियों में बहुत ज़बरदस्त पाया जा रहा है। और चूँकि घर से भी हौसला अफजाई हो रही है, माली एतबार से भी उनकी मदद की जा रही है, और बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह भी जो हैं वो फोकस कर रहे हैं लड़कियों की मदद करने के लिए। मैं जानता हूँ शहर में 1-2 ट्रस्ट ऐसे हैं जो लड़कियों को लॉ वगैरह पढ़ाने के लिए खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी पूरी फ़ीस वगैरह भी भर रहे हैं। तो उसमें लड़कियों में एक तरह का जज्बा पैदा हुआ है कि क्यों, ये नहीं कि वो शाना मर्दों के शाना बशाना खड़े रहें, ऐसा नहीं। वो चाहते हैं कि उनका भी डेवलपमेंट हो, तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में, उनके ख़ानदान की तरक्की में उनकी भी हिस्सेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम अलवारे साहब। बात कर रहे थे रोज़नामा इनकलाब के कॉलम नवीस, मशहूर जर्नलिस्ट, मशहूर सहाफ़ी के साथ साथ करियर काउंसलर और मशहूर समाजी कारकुन जनाब सलीम अलवारे साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।